तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग अबाउट द वेंचुरीमीटर विद मैनोमीटर। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं। जो हम लोगों ने सीखा था अभी तक, वेंचुरीमीटर विद पीजोमीटर सीख लिया था, मैनोमीटर के बारे में सीखना है। तो सिंपली एक काम करता हूँ, यहाँ पर सेकंड केस नहीं लिख रहा हूं, पहले डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं मान लेता हूं दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द वेंचुरीमीटर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप बनाओगे आप वेंचुरीमीटर और पाइप। ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा वेंचुरीमीटर बन गया। इंक्लाइंड बनाया है मैंने ताकि आप हॉरिजॉन्टल के लिए तो इजीली यहाँ पर डेरिवेशन कर ही लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सर पीजोमीटर की अगर मैं मैनोमीटर लगा रहा हूँ, तो ये वाला अगर मैं सेक्शन लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे को तो जो मैनोमीटर लगा रहा हूँ उसमें डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड इज मोर देन द फ्लोइंग लिक्विड, तो जो मैनोमीटर लगेगा दैट विल बी यू ट्यूब मैनोमीटर। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज योर यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो ये यूट्यूब मैनोमीटर मैं मान लेता हूं। अब ये यूट्यूब मैनोमीटर में भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ अलग अलग दो तरह के लिक्विड्स इसमें फिल होते हैं। एक होता है आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड और दूसरा होता है फ्लोइंग फ्लूइड। फ्लोइंग फ्लूइड अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर ब्लू कलर का है, तो देखिए फ्लोइंग फ्लूइड मुझे ये बता दो कि किधर प्रेशर ज्यादा है। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है। प्रेशर ज्यादा है हमारे फर्स्ट सेक्शन पे, तो अगर ज्यादा है यहाँ पर तो पक्की बात है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड को ज्यादा नीचे तक धकेल पाएगा। तो दिस इज योर फ्लोइंग फ्लूइड। वेयर एज यहाँ पर क्योंकि प्रेशर कम है तो यहाँ पर कुछ कम नीचे तक ही जा पाएगा ये फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है, तो बाकी में जो फिल्ड है यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मान लेता हूँ दिस इज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। चलिए लिख भी देता हूं यहां पर दैट दिस इज योर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यहाँ पर जो डेंसिटी होगी उसको मैं मान लेता हूँ एज रो एम। वेयर एज जो फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, लेट दिस बी रो। सिंपल। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था यहाँ पर, देखिए जब केसेस में डिफरेंस आएगा, केसेस में क्या डिफरेंस आएगा, आपका फॉर्मूला फॉर योर डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन क्या सेम रहेगा, फॉर्मूला याद दिला देता हूं। फॉर्मूला तो वही रहेगा दैट क्यू एक्चुअल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh माइनस HL इंटू A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन जो H है, H क्या होता था, H was nothing but that was piezometric head, that is P1 by rho g minus P2 by rho g प्लस Z1 माइनस Z2। इसकी वैल्यू थोड़ी यहाँ पर चेंज होने वाली है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इन द लेवल को मैं लिख देता हूँ एज x, और ये x क्या होगा, तो दिस विल बी योर मैनोमेट्रिक हेड। सो x विल बी नोन एज मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि मैनोमीटर में मिल रहा है हम लिए। लेकिन इसी के अलावा देखिए यहाँ पर ये लेवल से आप ये लेवल तक तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद मुझे क्या करना है, ये है हमारा सेंटर लाइन और ये है हमारी सेंटर लाइन। तो दोनों सेंटर लाइंस के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है। मैं मान लेता हूँ ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू योर Z2 माइनस Z1, यस और नो। और ये जो बाकी का बच गया डिफरेंस दिख रहा है, कौन सा डिफरेंस, इसके बाद इसको मैं लिख देता हूँ एज y। ठीक है, और ये यहां से यहां तक का क्या था, दैट वाज x। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मैनोमीटर के लिए प्रेशर की इक्वेशन लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा ये बता दो इधर प्रेशर कितना है, तो इधर प्रेशर है P1 और इधर प्रेशर कितना होगा, तो दैट विल बी P2। तो देखिए P1 से शुरू करता हूँ, लेकिन P1 से जब मैं नीचे जाऊंगा तो कितना नीचे तक चले जाऊँ, सबसे पहले मेरे को ये पता है कि सर ये तो मैं जाऊंगा ही y के अलावा मैं x भी जाऊंगा नीचे, लेकिन कौन से फ्लूइड में, ऑफ अ डेंसिटी ऑफ रो। तो नीचे जा रहे हैं इसलिए लिख देता हूं रो जी। कितना नीचे गए आप, x प्लस y नीचे गए रो वाले फ्लूइड में, तो यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंच गए इसका मतलब यहां पहुंच गए,
लेकिन यहाँ से अब ऊपर जाना पड़ेगा, कितना x जाना पड़ेगा हमारे कौन से फ्लूइड में, रो एम वाले, ऊपर जा रहे हो इसलिए माइनस साइन लिख दूंगा, माइनस ऑफ रो एम इंटू जी इंटू कितना ऊपर गए, x ऊपर गए, तो यहाँ पहुंच गए। अब इधर से और ऊपर जाना है y प्लस Z2 माइनस Z1, कौन से फ्लूइड में, फ्लोइंग फ्लूइड में, ऊपर जाना है इसलिए क्या लिख दूं, रो जी कितना ऊपर गए, y प्लस Z1 माइनस Z2, सॉरी Z1 माइनस Z2 नहीं है ये, बल्कि Z2 माइनस Z1 लिख देता हूं, Z2 माइनस Z1। कहाँ पहुंच गए, अब ये पहुंच गए आप P2 पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं P1 माइनस P2 किसके बराबर आ जाएगा, सारी टर्म्स को उस तरफ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर रो जी इंटू एक्स प्लस वाई तो यहाँ पर है ही, रो जी इंटू वाई ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। इधर बच जाएगा सिर्फ रो जी एक्स पॉजिटिव में, लेकिन उस तरफ जाने पे क्या बच जाएगा, वो नेगेटिव, तो उसके पहले ये पॉजिटिव हो जाएगा, रो एम इंटू जी इंटू एक्स माइनस रो जी इंटू एक्स, ठीक है। और बाकी यहां पर ये बच रहा है प्लस रो जी इंटू Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, ये रो जी को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू रो जी को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा बोलो, रो एम बाय रो इंटू एक्स माइनस 1, और इधर क्या बच जाएगा, इसमें से आ जाएगा प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है। अच्छा इसी को और अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, और इसको इधर कॉमन ले लो, प्लस Z1 माइनस Z2, ये वाली टर्म को इस तरफ ले लिया है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, रो एम बाय रो, अच्छा यहाँ पर ये भी माइनस x होगा ना कि 1 रहेगा, रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू एक्स। सो यहाँ से देखने को मिल रहा है ये जो पर्टिकुलर टर्म है दिस इज नथिंग बट दिस इज h, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू एक्स के बराबर आ रही है। सो ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर किस तरह से डिराइव करा है, बस ये डेरिवेशन यहाँ पर सीखने वाली बात थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैनोमीटर में आप किस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी है विच इज मोर देन योर फ्लोइंग फ्लूइड। अगर मान लीजिए यहाँ पर उल्टा केस होता, उल्टा केस का मतलब क्या है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हल्का होता, लाइटर होता है एज कंपेयर टू फ्लोइंग फ्लूइड, तो यही जो सेम फॉर्मूला है ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ता आपको। क्या फॉर्मूला लिखा है अभी आपने, x इंटू रो एम बाय रो माइनस 1, बट दिस इज फॉर रो एम ग्रेटर देन रो। और ये कब यूज करते हो आप, ये यूज करते हो जब आप YouTube मैनोमीटर दे रहे हो, अच्छा मतलब YouTube मैनोमीटर देते हो जब ये केस होता है। वहीं इसके अलावा h इज इक्वल टू x थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, 1 माइनस रो एम बाय रो हो जाएगा, अगर यहाँ पर रो एम की वैल्यू क्या हो जाए, छोटी हो जाए देन रो। ये कब यूज करते हो, जब इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर देना पड़े, ठीक है। तो दोनों ही केसेस है, दोनों ही केसेस एक दूसरे के सिमिलर है तो मैनोमीटर वाले ही केसेस। मैंने आपको सिंपल YouTube मैनोमीटर का डेरिवेशन करवा दिया है, लेकिन इन्वर्टेड YouTube का डेरिवेशन आप खुद करेंगे। यहाँ पर जबरदस्ती मैं नहीं बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने दो यहाँ पर सीखे हैं तो एक आप खुद से भी करके देखें, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन में आप गलती कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलती होती है तो उसको आप कोई भी बुक से चेक कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, बस वो एक डेरिवेशन नहीं बताया फॉर द इन्वर्टेड YouTube मैनोमीटर। तो ये दोनों ही फॉर्मूलेज यहाँ पर याद रखने थे आपको, बॉक्स बनाकर आपको दे देता हूँ यहाँ पर। इसी के अलावा कुछ और बातें भी यहाँ पर याद रखनी है आप लोगों को वेंचुरी मीटर में। ध्यान दीजिएगा, ये अगर मान लीजिए वेंचुरी मीटर है तो यहाँ पहले सेक्शन कौन सा आ रहा था, कन्वर्जिंग सेक्शन, और उसके बाद कौन सा सेक्शन आता है, डाइवर्जिंग सेक्शन। तो ये डाइवर्जिंग सेक्शन लंबा होना चाहिए या फिर कन्वर्जिंग सेक्शन
सवाल एक ये भी आता है बहुत बार। तो ये कन्वर्जिंग सेक्शन है मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये दोनों ही लेंस हम लोगों को दी हुई है, LC है ये और ये है LD, डाइवर्जिंग सेक्शन की वैल्यू। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो वैसे तो देखो मैंने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम देखकर आप गेस तो जरूर कर लोगे कि सर इन दोनों में से ज्यादा कौन सा दिख रहा है डायग्राम में से? सर LD ज्यादा दिख रहा है। लेकिन सवाल आता है क्यों डाइवर्जिंग लेंथ की वैल्यू हम लोग लंबी देते हैं, बताएंगे यहां पर। मैं यहां पर नोट अपना जो कंक्लूजन है वो तो लिख ही देता हूं, दैट LD इज ऑलवेज प्रोवाइडेड longer as compared to longer than LC। क्यों? उसका रीजन देखो बताता हूं मैं आपको कि यहां पर क्या हो रहा है डाइवर्जिंग सेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, मैं डाइवर्जिंग सेक्शन की बात कर रहा हूं। इन डाइवर्जिंग सेक्शन, ये बताओ एरिया की वैल्यू क्या हो रही है? डाइवर्जिंग सेक्शन में एरिया की वैल्यू बढ़ रही है, पक्की बात है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एरिया की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है? वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि वेलोसिटी और प्रेशर का जो हेड है उसका समीशन तो कांस्टेंट होना चाहिए। सो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और ये सब किसके अलोंग हो रहा है? अलोंग द फ्लो हो रहा है। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि अगर अलोंग द फ्लो प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऐसे फ्लो में रेजिस्टेंस काफी ज्यादा आएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आप ये जानते हो कि सर फ्लो हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। मतलब फ्लो की डायरेक्शन में, क्योंकि हाई से लो की तरफ जा रहा है फ्लो, तो फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। सो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं दैट इंक्रीजिंग प्रेशर along the flow in कौन सा सेक्शन? इन डाइवर्जिंग सेक्शन विल रेजिस्ट द फ्लो। ये क्या करेगा? ये फ्लो को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। और एक बात बताओ, क्या मैं फ्लो को रेजिस्ट करवाना चाहता हूं? नहीं। और इसीलिए मेरे को जो रेजिस्टेंस यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्रेशर, उसको क्या करना चाहिए? धीरे 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 इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि अगर एकदम से मैंने वहां पर इंक्रीज कर दिया प्रेशर तो पक्की बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इसीलिए मैं यहां पर क्या करता हूं? टू डिक्रीज द हेड लॉस, the head loss, pressure is increased gradually by providing a longer diverging section। थोड़ा लंबा दे देते हैं हम लोग ये डाइवर्जिंग सेक्शन। अच्छा ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं एंगल्स की, देखिए एंगल्स क्या बनते हैं? ये एंगल बन रहा है एक इधर कन्वर्जिंग सेक्शन में थीटा सी। सिमिलरली एक एंगल बनेगा यहां पर डाइवर्जिंग सेक्शन में थीटा डी। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं कि थीटा सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21 से 25 डिग्री के बीच में। जबकि जो थीटा डी की वैल्यू है, ये बताओ चलो, अगर डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ ज्यादा देनी है तो एंगल क्या होना चाहिए? सर अगर ये लेंथ ज्यादा देनी है तो एंगल कम होना चाहिए। और इसकी वैल्यू रहती है बिटवीन 5 to 7 डिग्री। ये याद रखना है आप लोगों को। स्पेसिफिकेशंस है। CD की वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी थी, वो भी एक यहाँ पर स्पेसिफिकेशन था। और इसी के अलावा एक और स्पेसिफिकेशन है कि देखिए इधर जो डायमीटर होता है इसको क्या बोलते हैं? D2, और इधर जो डायमीटर होता था इसको क्या बोल रहे थे? D1। एक और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर याद रख लेंगे कि जो D2 है that is around D1 by 3 और D1 by 5 के बीच में होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? कि ये जो थ्रोट का डायमीटर है वो 1/3 और 1/5 के बीच में होना चाहिए ऑफ द नॉर्मल फ्लो डायमीटर। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है। और इसी के अलावा एक और स्पेसिफिकेशन मैंने क्या लिखवाया आप लोगों को कि भाई ये CD की वैल्यू है वो क्या होती है? 0.97 से
0.99 के बीच में होती है किसी भी पर्टिकुलर वेंचुरी मीटर में। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बाकी फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होगा, किस तरह से आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे, अलग अलग केसेस में डेरिवेशंस कैसे करना है, ये सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। थियोरेटिकल डिस्चार्ज अगर है तो उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हो तो क्या चेंजेस आएंगे, ये सभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक सीख लिया है। आई होप ये सारी बातें अभी तक की क्लियर होंगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वेंचुरीमीटर का पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है, इस पे कन्वेंशनल भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उनको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।